हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देख रहे थे, जिसमें हम राज्य या सरकार के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा, जो 3 प्रकार का होता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा देखना था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको देखना था। हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि निजी स्वामित्व का मालिकाना हक होता है। मांग और पूर्ति बाजार के रेट से जो भी कीमत होती है वो स्वयं तय करते हैं। इसके बाद जो होता है समाजवादी में, सार्वजनिक रूप से तय किया जाता है कोई भी चीज, उसमें सार्वजनिक पूरे समाज का कह लीजिए या पूरे सरकार का नियंत्रण होता है। वो बाजार के संबंधित जो भी मांग या पूर्ति होती है उसके हिसाब से किया जाता है। आज हम लोग तीसरी इसी राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर तीसरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था? आज तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हेडिंग देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान देंगे, ये जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी, जो हमने पढ़ा साम्यवादी या समाजवादी, दोनों का इसमें क्या होता है मतलब दोनों का इसमें 50-50 आधा आधा शेयर होता है। इसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है देखा जाता है तो ज्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का तो प्रभाव होता ही है, क्योंकि अधिकतर जो बाजार की कीमत है, बाजार में जो मांग और आपूर्ति है, उसके ज्यादा से ज्यादा जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित वस्तुएं हैं या आधारभूत वस्तुएं हैं, यानी मूलभूत जो चीजें आवश्यक हैं जनता के लिए उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार का ही वहां पर कब्जा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और बाकी हुए बचे संसाधनों में या जो और आर्थिक गतिविधियों के लिए बचे हुए वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन पर निजी क्षेत्र का मालिकाना हक होता है। यानी हमने बताया कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें आर्थिक गतिविधियों के संबंधित जो भी वस्तुएं या सेवाएं आ रही हैं, यानी व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके जो लिए साधन है या वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उन पर ज्यादातर अधिकार सरकार का होता है और बाकी बचे क्षेत्रों पर निजी क्षेत्रों का मालिकाना हक होता है। ठीक, इसमें जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है वो बाजारी स्तर पर छोड़ दिया जाता है। बाजार की जैसी मांग और पूर्ति होती है उसके आधार पर किया जाता है। तो चलिए देखेंगे, एक एक करके समझते रहेंगे हम लोग। लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी लिखेंगे। इसमें राज्य अर्थव्यवस्था, इसमें राज्य अर्थव्यवस्था, इसमें राज्य अर्थव्यवस्था अथवा इसी को बोलते हैं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है, या राज्य कह लीजिए या सरकार कह लीजिए या अथवा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, दोनों की भी लिखेंगे। सार्वजनिक एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों की विशेषताएं विद्यमान
विद्यमान होती हैं। ठीक, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है या सरकारी राज्य अर्थव्यवस्था या सरकार की अर्थव्यवस्था, वो दोनों का, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक, इनका जो दोनों का सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की जो विशेषताएं होती हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें 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 राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था का मतलब सामाजिक या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, जो राज्य अर्थव्यवस्था है तथा दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या करते हैं? सहयोगी रूप में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया गया भारत में? इसका तर्क क्या है? इसका पक्ष क्या है? ये सारी चीजों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, दोनों एक साथ मिल करके कार्य करते हैं। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें स्टार बना करके इसमें लिखेंगे कुछ आधारभूत का मतलब जो बहुत आवश्यक है, सभी व्यक्तियों के लिए आधारभूत है, मूल है, वो आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है। आगे लिखेंगे और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों पर समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, इसमें जो कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वस्तुएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण और आधारभूत जो क्षेत्र की मतलब है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक, उसमें कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जैसे शिक्षा जगत का क्षेत्र है, ये सरकार को रखना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद इसमें महंगाई आ जाएगी। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सरकार को रखना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद इसमें क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे जो कुछ आधारभूत की वस्तुएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, इसलिए आधारभूत है, वो मूल है।
महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जो आर्थिक गतिविधियां यानी मानव के लिए वो उसके आर्थिक गतिविधियों में शामिल है, मानव के लिए वो जरूरी है कि जो जिम्मेदारी होती है वो किसके लिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्या किया जाता है की होती है। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र और मूल चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूह को, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं सरकार के साथ साझा किए हुए हैं, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी वो निर्धारण करते हैं कि कैसे क्या होगा। नोट करेंगे इसको। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। इसको नोट करेंगे। और किसी भी वनडे एग्जाम जिनको देना है इधर तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं अपने लोग उनके तक हमारे चैनल की लिंक को भेजते रहिए एक दूसरे तक, ताकि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। ठीक, एक लाइन इसमें और लिखना है, अभी लिखेंगे इसमें आगे की तरफ, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आगे की तरफ लिखेंगे जो आर्थिक क्रियाओं, इसमें लिखेंगे आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं को बाजारी क्रियाओं को बाजार की मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। इसमें जो व्यापार क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, इन सारी चीजों को बाजार की मांग एवं पूर्ति जो है, बाजार में किस हिसाब की मांग है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि देखा जाता है कि बाजार में उसकी मांग क्या है, उसके मांग और उसकी पूर्ति कितना होनी चाहिए, इन सारी चीजों के उसकी आर्थिक क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। और सर्वाधिक जो इसमें निर्णय लेने का कार्य करती है वो सरकार करती है। ठीक, विशेषताएं लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, लिखेंगे इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो निजी क्षेत्र है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है इनका सह अस्तित्व इसकी पहली विशेषता है। यानी दोनों मिक्स काम करते हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। अगली विशेषता इसमें लिखेंगे आर्थिक नियोजन। ठीक, आर्थिक नियोजन, इसमें धन का दोनों क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और निजी प्राइवेट निजी सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है सार्वजनिक है, दोनों धन का निवेश बराबर करते हैं। आर्थिक नियोजन। आगे लिखेंगे सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, यानी
इसमें सर्वाधिक जो भूमिका होती है वो सरकार की ही होती है। कैसे उसका नियम किया जाएगा, क्या बदलाव किया जाएगा, ये सारे कुछ अधिकतर निर्णय सरकार के ही होते हैं। आगे लिखेंगे इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है। पूंजीवादी में क्या है, बंधा हुआ है, काम करने हेतु उसके साधनों पर जाने हेतु बंधा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं बंधा हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नहीं बंधा हुआ है। ठीक, आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए जाने का पीछे का तर्क क्या है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों अपनाई गई, क्यों नहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना ली गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली गई। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे का तर्क। चलिए देखते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे का तर्क। हेडिंग रहेगी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे का तर्क। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे का तर्क क्या है, इसको देखेंगे हम। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का प्रथम तर्क तो ये रहा है कि जो सरकार है, राज्य है, उसके पास संसाधनों का अभाव है। ठीक, पूंजियों का अभाव है। ठीक, संसाधन का जब वो अभाव है, जो महत्वपूर्ण साधन है, संसाधन है, जिससे वस्तुएं के निर्माण है, जिससे सेवाएं ली जा सकती हैं, वो सरकार के पास है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो संसाधन जिनके पास होंगे उनसे दोस्ती करना होगा, उनको अपने में लाना होगा, उनसे मिलाना होगा। हमारे आजादी के बाद से भारत में कारखानों की कमी थी, कुछ था ही नहीं आजादी के बाद खाने के लिए, न उद्योग धंधे लगाने के लिए था। तो भारत ने विदेशी कंपनियों को सहयोग मांगा और विदेशी कंपनियां आकर के भारत में अपना निवेश की, जिसमें से सरकारी अस्तित्व और निजी अस्तित्व दोनों लोगों का रहा। ठीक, जब निवेश स्थापित हो गया तो दोनों चीजें, ठीक, या सरकारी कोई भी है, जैसे रेलवे था, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो रेलवे है वो सरकार पुराने समय से लेकर के उसको चल रही है, पुराने चीजों को उसके पास है, उसको नई अत्याधुनिक चीजों में डेवलपमेंट करना है, उसको नई तरीके के वंदे भारत जैसे सेमी स्पीड ट्रेन देना है। तो ऐसी स्पीड की ट्रेनें, बुलेट ट्रेन जैसे व्यवस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे फैसिलिटी अगर ट्रेनों पर, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे प्राप्त करना है, तो उन सारी चीजों को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा तकनीकी चाहिए। वो तकनीकी सरकार के पास तो है नहीं, वो निजी लोगों के हाथों में है, निजी कंपनियों के पास है। इसीलिए उसको निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है ताकि ऐसा वो विकास करके दे सके। ठीक, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा। अब सरकार शिक्षा व्यवस्था को सौंप रही है, थोड़ा ये गलत है, क्योंकि सरकार शिक्षा व्यवस्था में वो चीज डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन उसको भी निजी हाथों में सौंप रही है। स्वास्थ्य, उसको भी निजी हाथों में सौंप दी। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिस सरकारी में जो सुविधाएं नहीं है, सभी लोग प्राइवेट में सुविधाएं ले लेते हैं। अभी कोरोना काल में वेंटिलेटर की जितनी आवश्यकता लगे उतना सरकारी अस्पतालों में नहीं व्यवस्थाएं थी, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसमें व्यवस्थाएं रखे। सरकार मेडिकल जो ऑक्सीजन होती है उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, उतना प्राइवेट ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ले। इन सारी चीजों के लिए प्राइवेटाइजेशन भी कहीं न कहीं सही है, ठीक, लेकिन आम जन के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। ठीक, जब आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो आप उस फैसिलिटी का उपभोग नहीं कर सकते। अब जब अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे, स्टेशन बनेंगे, आप उस पर जाएंगे, 60 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, तभी उस पर रह सकते हैं ना। इसके पहले ऐसा कोई चार्ज नहीं।
तो सरकार को, जो भारत है, भारत में एक तो जनसंख्या की भरमार और जनसंख्या वृद्धि के कारण और एक आजादी के बाद से जो इसकी स्थिति थी कमजोर थी, इस तर्क को देखते हुए भारत में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे का तर्क यही था कि जो सरकार है उसके पास पूंजी और संसाधनों का अभाव है। दूसरे वाक्यों में कहेंगे तो जो निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी है, तकनीकी है, प्रबंधन है, उसका उपयोग करने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यानी जो निजी लोग हैं, जो पूंजीवादी मतलब पूंजीपति लोग हैं, उनके पास जो तकनीकी है, पूंजियां हैं, प्रबंधन है, उसको यूज करने के लिए सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का काम किया। जो नागरिक है उनको गुणवत्तापूर्ण आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके दैनिक जीवन में, उनके मूल आधारभूत वस्तुएं हैं, ठीक, उनके तक पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी वस्तुएं, अच्छे क्वालिटी की वस्तुएं, अच्छी सेवाएं अपने नागरिकों को देने हेतु सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की जरूरत पड़ी, ठीक। क्योंकि सरकार अगर विदेशी, अब भाई व्यक्ति को बहुत हाई स्पीड से जाना था, उसको मेट्रो चाहिए, अब मेट्रो बुलेट ट्रेन चाहिए, तो ये सरकार के हाथों में नहीं है। अगर वो कंपनियों से सहयोग नहीं लेगी, विदेशी कंपनियों का सहयोग नहीं लेगी, दूसरे प्राइवेट सेक्टरों का सहयोग नहीं लेगी, तो वो बना नहीं सकती, ठीक। तो तकनीकी प्रबंधन जो भी है उसका सहयोग लेने के लिए सरकार को ऐसा गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उसको प्रदान करने के लिए निजी लोगों का, निजी स्वामित्व का उसमें अपने पास सहयोग लेना जरूरी होगा, ठीक। इसके बाद हम कर सकते हैं कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु बहुत जरूरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर यानी निजी स्वामित्व का सहयोग या शेयर धारक होना, ये आर्थिक विकास को गति को तीव्र करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास आधुनिक संसाधन नहीं होंगे तो आप विकास के रास्ते पर नहीं हो सकते, आप विकास नहीं कर सकते, ठीक। आगे की तरफ अगर हम देखें तो गरीबी एवं बेरोजगारी की जो समस्या है, इसके समाधानों को हटाने के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो उनको जितना आवश्यक होगा एक ही व्यक्ति को रख करके कम पैसे दे करके 12-12 घंटे ड्यूटी लेंगे, लेकिन सार्वजनिक अगर हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है कि दोनों तरीके के, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिले। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, यानी विश्व स्तर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी रैंकिंग क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसका स्थान क्या होगा, इसको भी बेहतर बनाने के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने का एक कारण ये भी रहा है। तो लिखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे का तर्क, स्टार बनाकर लिखेंगे एक एक करके। अपनाने का तर्क लिखेंगे राज्य सरकार के पास, राज्य या सरकार, ठीक, राज्य या सरकार लिखेंगे, राज्य या सरकार के पास पूंजी और संसाधनों का अभाव, ठीक। ये रहा है जो राज्य या सरकार है उसके पास पूंजी और जो संसाधन है इसका अभाव होने के नाते भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आगे की तरफ लिखेंगे निजी क्षेत्र के पास, आगे की तरफ लिखेंगे निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, निजी क्षेत्र के पास जो उपलब्ध पूंजी है, तकनीकी तथा प्रबंधन क्षमता, एक यही लिखेंगे प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमने अभी बताया कि जो निजी क्षेत्रों के पास पूंजी है, तकनीकी है
और उनके पास जो प्रबंधन क्षमता है उसका लाभ उठाने के लिए हमको निजी हाथों से हाथ मिलाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को। आगे की तरफ देखेंगे नागरिकों तक गुणवत्तायुक्त नागरिकों तक गुणवत्तायुक्त आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को पहुंचाने हेतु ठीक, नागरिकों को गुणवत्तायुक्त जो आवश्यक वस्तुएं हैं एवं सेवाएं हैं उनको पहुंचाने हेतु। आगे लिखेंगे आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु आगे की तरफ नोट करेंगे। इसमें आगे की तरफ नोट करेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ठीक, जो गरीबी है एवं बेरोजगारी है इसकी समस्या का समाधान हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना जरूरी है। आगे लिखेंगे, हमने पिछले समय में इसको समझा दिया इसी क्लास में क्यों जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा ठीक, वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है अनुरूप बनाने हेतु ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु विश्व स्तर में बेहतरीन स्थान प्राप्त कराने हेतु भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का पीछे का तर्क यही रहा है। हम लोगों ने अभी तक बस एक आधार देखा कि राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 तरीके से होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नोट में लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि कई बार एग्जामों में पूछी गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समान भागीदारी होती है, समान सह अस्तित्व की, जिसमें राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें दोनों का समान अस्तित्व होता है, समान भागीदारी होती है। अब हम लोग दूसरे आधारों पर देखेंगे। अब तक हम लोगों ने पहला आधार देखा था राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। हम लोग अगली क्लासों में अब दूसरा आधार देखेंगे, विकास। ठीक, विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है कितने आधारों पर है, तो 3 आधारों पर है। एक विकासशील, दूसरा विकसित और फिर अल्प विकसित, या कह सकते हैं विकसित, ठीक, विकासशील और अल्प विकसित, 3 आधारों पर हम लोग विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के स्वरूप के वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस वेब पोर्टल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक, धन्यवाद।